हेलो एवरीवन। आज 15 जुलाई 2025 है। आज के करंट अफेयर्स कौन कौन से आए हैं और वो किस किस सेगमेंट से हैं, यहाँ पर हम सेगमेंट वाइज डील करेंगे। सपोज दैट जो पॉलिटिक्स सेगमेंट के एमसीक्यू हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ये पॉलिटिक है या आईआर का है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। तो अलग अलग सेगमेंट के जो एमसीक्यू से हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज हैं, जैसे यूपीएससी पूछता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की, जो बात कर रहा है रिफ्यूजी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि एक आर्टिकल आया हुआ था। तो उसमें जो प्रश्न बन रहा है, बात कर रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया रिफ्यूजी फ्रेमवर्क। तो आपको पता है कि भारत में या म्यांमार से हो, बांग्लादेश से हो, अलग अलग जगहों से रिफ्यूजी आते रहते हैं। आज नहीं, अगर ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखें तो एंशियंट टाइम से भारत में रिफ्यूजी का आगमन हमेशा से होता रहा है, क्योंकि भारत की ऐसी पॉलिसी रही है। भारत में वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, भारत में कोई एग्जिस्टेंस की बात होती है, तो भारत ने हमेशा रिफ्यूजियों को स्वीकार किया है। तो प्रेजेंट में क्या कंटेक्स्ट में क्या लॉ है, उसके संबंधित एमसीक्यू है। पहला बात कर रहा है यहाँ पर, इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू द 1951 यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन एंड इट्स 1967 प्रोटोकॉल। तो ये दोनों बात आपको पता होनी चाहिए। पहले स्टेटमेंट सही है, और यूनाइटेड नेशन ने एक ऐसा कन्वेंशन किया 1951 में कि जो देश इसे साइन करेंगे उन्हें रिफ्यूजी को मना नहीं कर सकते हैं आने से, उनको परमिशन देनी होगी और अपने यहाँ पे कुछ उनके लिए व्यवस्था भी रखनी होगी। साथ ही एक 1967 प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि 1967 जो प्रोटोकॉल हो उसको भी पालन करना होगा। लेकिन भारत के संबंध में पूछ रहा है कि भारत ने इन दोनों को साइन नहीं किया है। ये बात एकदम सही है। भारत हालांकि सभी को परमिशन देता है, म्यांमार से आने वाले रोहिंग्यास को भी भारत ने अलाउ किया। 1971 में बांग्लादेश से जो रिफ्यूजी आए उसको भी भारत ने अलाउ किया, लेकिन भारत ने किसी कानून को फॉलो नहीं, बल्कि जो अपने कल्चर है उसको फॉलो करते हुए भारत ने ऐसा किया। तो पहले स्टेटमेंट सही है, भारत किसी भी ऐसे प्रोटोकॉल को साइन नहीं करता। दूसरा, रिफ्यूजी इन इंडिया आर गवर्न अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो आपको पता है कि जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप के संबंध में आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है सिटीजनशिप की, और आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप के बारे में बताता है। और इसी को रेगुलेट करने के लिए, इसी को व्यवस्थित करने के लिए 1955 में एक एक्ट आया, ठीक है, जो सिटीजनशिप के संबंधित है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो रिफ्यूजी, उनको भी इसी एक्ट के तहत रेगुलेट गवर्न किया जाता है। ये बात यहाँ पे गलत है। सिटीजनशिप के अंतर्गत इनको यहाँ पे गवर्न नहीं किया जाता। इसके संबंध में फॉरेन एक्ट, कौन सा एक्ट? फॉरेन एक्ट, आपको यहाँ पे याद रखना है, विदेशी अधिनियम या फॉरेन एक्ट, विदेशी एक्ट 1946 है। इसके तहत क्या किया जाता है? इन्हें गवर्न किया जाता है, कोई भी रिफ्यूजी भारत में आते हैं तो। तीसरा, द फ्री मूवमेंट रिजीम। अब ये न्यू कीवर्ड है, फ्री मूवमेंट रिजीम, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अलाउ करता है वीजा फ्री ट्रैवल अक्रॉस इंडिया म्यांमार बॉर्डर। अब देखिए क्या होता है, कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती हैं, सपोज करिए ये भारत का मैप है, और भारत के मैप में अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, अब नॉर्थ ईस्ट में सपोज करिए मिजोरम वाला हिस्सा है। अब कुछ लोग यहाँ पे, इनके रिश्तेदार म्यांमार में रहते होंगे, 10-20 किलोमीटर की रेंज में रिलेटिव रहते होंगे, तो यहाँ पे अगर वीज़ा लगने लगा तो ये इनके लिए आसान नहीं होगा सारी चीज़ों कंटिन्यू करना। तो इसके संबंध में क्या किया जाता है, फ्री मूवमेंट रिजीम साइन किया गया है भारत और म्यांमार के बीच में, और कई देशों से है, जिसमें क्या है कि वो फ्रीली बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो फ्री मूवमेंट रिजीम है अलाउ करता है वीजा फ्री ट्रैवल अक्रॉस इंडिया म्यांमार बॉर्डर फॉर सेलेक्टेड कम्युनिटी। तो ये बात यहाँ पे एकदम सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 ओनली, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अब जो FMR है, फ्री मूवमेंट रिजीम, इसकी खासियत क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले 40 किलोमीटर हुआ करता था, अभी से 10 किलोमीटर कर दिया गया है कि 10 किलोमीटर, जैसे ये बॉर्डर है सपोज करो, तो 10 किलोमीटर का जो रेंज है ना, इसी के रेंज में ही लोग फ्री वीजा मूवमेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अस्त्रा मिसाइल सिस्टम। अस्त्रा मिसाइल सिस्टम के बारे में है कि इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अब एयर टू एयर मिसाइल, ये तो आपको बेसिक बात ही आपको पता होगी, लेकिन अस्त्र को ध्यान में ये आपको रखना है कि अस्त्र, देखिए कि कीवर्ड इसका क्या हिंदी है, संस्कृत कीवर्ड है एक तरह से। अगर आप देखो अस्त्र शस्त्र की बात होती है तो स्वदेशी मिसाइल है, नाम से आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसे किसे डेवलप किया है? इसे DRDO ने डेवलप किया है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसे डेवलप किया है। तो ये दोनों फैक्ट आपको हो गए। अब यहाँ पे अगर आप देखो, ये फर्स्ट इंडिजिनस है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, तो ये बात यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे। दूसरा, इट यूज ओनली लेजर होमिंग फॉर टारगेट ट्रैकिंग, यह लक्ष्य ट्रैकिंग के लिए केवल लेजर होमिंग का उपयोग होती है। तो यहाँ पे एकदम ये बात नहीं है। देखिए लेजर जो होमिंग है, इसी के
अगर आप देखो अल्टरनेट में रेडियो फ्रिक्वेंसी भी होती है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी के रेंज में भी इसे यूज़ किया जाता है। ओनली ऐसा नहीं कि सिर्फ लेजर होमिंग में इसका यूज होता है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू भी इसे यूज किया जाता है। ठीक है, और बेसिकली ये जो है मिसाइल खासतौर पर अगर आप देखो जो अस्त्रा है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू ही ऑपरेट होती है। तो यहाँ पे जो लेजर होमिंग है ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा, इट इक्विप्ड विद द DRDO डेवलप्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बता रहा है, तीसरा और दूसरा यहाँ पे आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा और 1 और 3 ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले MCQ की तरफ बढ़ेंगे जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। विद द रेफरेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है उसके बारे में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बताना है। पहले यहाँ पे बात कर रहा है STPI इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। अब ये बात कितनी सही है कितनी नहीं, अगर आपको नहीं पता तो आप स्किप करेंगे या तो आगे ऑप्शन पढ़ेंगे। दूसरा, इट एम टू प्रमोट IT एक्सपोर्ट ओनली फ्रॉम मेट्रो सिटीज़। ठीक है, अब ये बताना है आपको क्या ओनली मेट्रो सिटीज़ के लिए प्रमोट किया गया था, नहीं किया गया था। तीसरा, इट ऑपरेट सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड NGIS टू सपोर्ट स्टार्टअप, ये स्टार्टअप को समर्थन भी देता है और जो एंटरप्रेन्योरशिप जो सेंटर होते हैं ना उसको भी संचालित करता है, ऑपरेट करता है। तो देखो अब ओनली ऐसा तो नहीं है यार कि कोई जो मेट्रो सिटी उनको प्रमोट किया जाएगा, भाई Tier 2 Tier 3 सिटीज़ भी होती हैं, छोटे छोटे शहर भी होते हैं जहाँ पे स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो ये जो है स्टेटमेंट ना आपस में गलत, अपने आप में गलत लग रहा है। अगर आपको नहीं भी आता तो ओनली के बेसिस पर आप इसे एलिमिनेट करोगे, तो 1 और 3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको स्टैब्लिश बेसिकली 1991 में ही किया गया था और जो मेटी है ये उसके अंतर्गत आता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये जो कीवर्ड है क्वेश्चन है ये आपको मेंस में एज एग्जांपल भी यूज कर सकते हो। सपोज करो IT सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं। अब आपको STPI आपने MCQ में पढ़ रखा था, ठीक है ना, STPI, तो आपने STPI मेंशन कर दिया, बता दिया 1991 में स्टैब्लिश किया गया था। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स मेंस में भी आपको यहाँ पे काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करता है क्वेश्चन नंबर 4 डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कैटास्ट्रोफ बॉन्ड। कैटास्ट्रोफ बॉन्ड के बारे में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, पहला, दे आर इशू बाय गवर्नमेंट और इंश्योरर टू शिफ्ट डिजास्टर रिस्क टू प्राइवेट इन्वेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सरकार या बीमा कंपनी जो होती है, आपदा जो जोखिम होता है वो किसके ऊपर, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या करती है, टाल देती है। ठीक है, दूसरा, इन्वेस्टर्स लूज मनी ओनली इफ द बॉन्ड मैच्योर। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए अगर टाइम पीरियड के अंदर कुछ नुकसान हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो कंपनी वो आपको मुआवजा देगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या है, वो जो पैसा है आपका वो गायब हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो पैसा लॉस हो जाएगा। ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। तीसरा, कैट बॉन्ड हेल्प इन फास्ट पोस्ट डिजास्टर फंडिंग। कैट जो बॉन्ड होता है हेल्प करता है आपदा के बाद, जो डिजास्टर के बाद फंड को इकट्ठा करने में, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है तीसरा यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत है। अगर हम बात करें तो ये जो पैसा है ना, बाद में ये क्या किया जाता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे हम बात करें 5th क्वेश्चन की, पॉलिटी IR संबंधित विद रेफरेंस टू UNHCR एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जो UN रिफ्यूजीज होते हैं उनके लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक संस्था बनाई है UNHCR। ठीक है, उसमें चुनाव हुआ था हाल में, भारत चुनाव भी किया था। आई थिंक 52 मेंबर होते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो UNHCR और भारत में जो शरणार्थी हैं, इंडिया प्रोवाइड सिटीजनशिप टू ऑल UNHCR रजिस्टर्ड रिफ्यूजी। तो भारत सभी जो रजिस्टर्ड जो रिफ्यूजी होते हैं उनको एक्सेप्ट करता है, ऐसा ये कह रहा है स्टेटमेंट। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आपको लग ही रहा होगा गलत है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भारत सभी को रजिस्टर UNHCR में है तो भारत उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा। तीसरा, UNHCR रजिस्टर्ड रिफ्यूजी इन इंडिया हैव एक्सेस टू ऑल वेलफेयर स्कीम्स। अगर उसे एक्सेस कर लिया गया है तो उसे सारी भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह भी बात गलत, भाई योजना सरकार अपने नागरिकों के लिए बनाती है ना। तीसरा, रिफ्यूजी रजिस्टर्ड विद UNHCR इंडिया लैक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड फेस एक्सक्लूजन फ्रॉम सर्विस। ठीक है, अगर उनके पास दस्तावेज नहीं होते हैं तो जो सर्विसेज मिलती है यहाँ पे वो उनको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखिए कोई भी अगर
रिफ्यूजी आ रहा है, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट कुछ भी ऐसा नहीं है ना, तो वो जो सुविधाएं होती है सरकार उससे उन्हें वंचित कर सकती है, ठीक है, उन्हें एक्सक्लूड कर सकती है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका सही है। चौथा, यूएनएचसीआर डायरेक्टली इशू इंडिया पासपोर्ट टू रिफ्यूजी। यूएनएचसीआर डायरेक्टली इशू कर सकता है इंडिया पासपोर्ट टू रिफ्यूजी। तो क्या ऐसा हो सकता है कोई यूएन की बॉडी या कोई अदर बॉडी भारत का जो पासपोर्ट है वो इशू कर दे? तो ऐसा स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी गलत लगेगा, तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से संबंधित। तो ये बात कर रहा है काजीरंगा वर्ल्ड सर्वे के बारे में। तो काजीरंगा क्या है, कहाँ, असम में है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो राइनो है उसके लिए काफ़ी फेमस है, वन हॉर्न राइनो पाया जाता है, इसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें पहला स्टेटमेंट बात कर रहा है, इट रिकॉर्डेड 43 ग्रासलैंड डिपेंडेंट बर्ड स्पीसीज। तो ऐसे 43 जो ग्रासलैंड पे डिपेंड हैं ऐसे पक्षियों की पहचान यहाँ पे की गई है। तो पहले स्टेटमेंट एकदम सही है। ये वर्ल्ड सर्वे अगर आप देखोगे मार्च से मई के बीच चला है, जहाँ पे ऐसा पाया गया कि लगभग 43 टाइप की जो बर्ड स्पीसीज यहाँ पे डिपेंडेंट है, उसमें से लगभग एक जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, 2 इंडेंजर्ड है, इसके अलावा 6 वल्नरेबल हैं और बहुत सारी नियर थ्रेटन है, अलग अलग टाइप की कैटेगरी में वहाँ पे वर्ड डिपेंडेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा पता चला है सर्वे में। इसके अलावा ये सर्वे अभी नहीं है, बहुत पहले चला आ रहा है, 1993 1999 में भी ये सर्वे किया गया था। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बात कर रहा है बंगाल फ्लोरिकन एंड फिन्स वियर वर अमॉन्ग द स्पीसीज फाउंड। अब इसमें ऐसा बात कर रहा है कि जो बंगाल फ्लोरिकन वह भी पाए गए यहाँ पे, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि बंगाल फ्लोरिकन सिर्फ बंगाल में पाया जाएगा, यहाँ भी पाया जाता है। तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बॉर्डर है दोनों शेयर करते हैं, ऑब्वियस है, और नाम बंगाल फ्लोरिकन लेकिन यहाँ भी पाया जाता है पक्षी। दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। तीसरा, द स्टडी एड्स ग्रास लैंड स्पेसिफिक वर्ड कंजर्वेशन पॉलिसी। तो स्टडी क्या करती है, प्रमोट करती है कि जो ग्रास लैंड स्पेसिफिक वर्ड कंजर्वेशन पॉलिसी बननी चाहिए। तो ऐसे पक्षी जो घास पे डिपेंड उनको ध्यान में रख के पॉलिसी बननी चाहिए, ये तो यहाँ पे बात करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे तीनों सही है, लेकिन जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें एक और इम्पोर्टेंट जानवर पाया जाता है राइनो, जिसके बारे में आपको पता हो नहीं पता हो मैं बता देता हूँ कि राइनो जो है आईयूसीएन की वल्नरेबल्स उसमें आता है, लिस्ट में आता है। और आईयूसीएन की लिस्ट के बारे में मैंने कल आपको बताया था। हालांकि 1996 में से इंडेंजर्ड बनाया गया था, लेकिन बाद में 2008 में इस पर लगातार काम हुआ, इंडिया राइनो मिशन जैसे प्रोजेक्ट चले, और बाद में 2018 में से फिर से वल्नरेबल कर दिया गया। अर्थात खतरा है लेकिन कम, बहुत मतलब कि नॉमिनल खतरा है, ठीक है। तो ये तो हो गई राइनो के बारे में बात। फिर वन हॉर्न राइनो भी यहाँ पाया जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक और पक्षी की यहाँ पे बात हुई बंगाल फ्लोरिकन के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है कि आईयूसीएन की क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। तो जो वर्ल्ड सर्वे हुआ ना, यहाँ पे पता चला कि बंगाल फ्लोरिकन जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वह भी यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखिए बंगाल फ्लोरिकन के बारे में। अब इसके बारे में एक चीज़ ऐसा कहा जाता है कि ये जो घास लैंड पर डिपेंड होते हैं, मतलब ग्रास लैंड में रहता है। ऐसा नहीं कि ये पक्षी है तो घोंसला बनाएगा या कहीं और रहेगा, ग्रास लैंड पे ये डिपेंड है, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों यहाँ पे इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। अब फ्लू गैस को डिसल्फराइजेशन करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो मतलब कि आसान भाषा में अगर आप कहो तो बिजली घर होते हैं, उद्योग होते हैं, उनसे क्या होता है, फ्लू गैस निकलती है, उनसे जो गैस निकलती है उसमें क्या होता है, SO2 मात्रा होती है। अब ये जो SO2 होती है ये एसिड रैन करवाती है, और एसिड रैन आपको पता है कि हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। और SO2 एक कैसी है, ग्रीन हाउस गैस भी है, ठीक है। SO2 को हटाने के लिए क्या किया जाता है, ये जो प्रोसेस है इसमें जो गैस बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है इसमें 2 प्रोसेस अपनाई जाती हैं। पहला अगर हम बात करें क्या किया जाता है इसमें, इसको स्क्रबर में पहले भेजा, जैसे जो भी गैस बनी उसको स्क्रबर में भेजा जाएगा, और स्क्रबर क्या करेगा, इसमें से जो SO2 का एलिमेंट है उसको हटा देगा, जो रेस्ट ऑफ गैस उसको बाहर कर देगा। तो ये प्रोसेस से क्या किया जाता है, गैस से जो धुआं से SO2 को निकाला जाता है। अब इसका फायदा ये होता है प्रदूषण कम होता है, इससे एसिड रैन भी नहीं होती। हालांकि इसमें जिप्सम का प्रयोग होता है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब 2 टाइप का जो FGD होता है, फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन, जो प्रोसेस 2 तरह की होती है, एक तो होती है वेट होती है, दूसरी होती है ड्राई होती है। तो 2 प्रोसेस यहाँ पे होती है जिससे क्या किया जाता है, इसे निकाला जाता है। अब भारत में अगर आप देखो तो ऐसा प्रावधान कर दिया गया था, 2015 में प्रोविजन कर दिया गया था कि जितने भी 500 मेगावाट के ऊपर के जो पावर प्लांट हैं और लगभग 100 mg/nm³ के आसपास वो सल्फर निकालते हैं, उनको क्या करना था, FGD जो है फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन प्रोसेस को कंपलसरी कर दिया गया था 2015 के बाद। लेकिन बाद में हालांकि अभी इसमें नॉर्म थोड़ा सा ढीला किया गया है अभी इस टाइम पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है प्रोसेस को।
इट इज़ यूज टू रिमूव SO2, ऑब्वियस है, सरल स्टेटमेंट बन जाएगा। इट हेल्प टू रिड्यूस एसिड रेन, यह भी स्टेटमेंट हमने देख लिया। इट इज़ मैंडेटरी इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है पावर प्लांट के लिए, तो देख के लगेगा, लेकिन यहाँ पे ये पहला दूसरा इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगला क्वेश्चन ओवर टूरिज्म के बारे में कि ओवर टूरिज्म जो वर्ड यूज हो रहा है वो क्यों यूज हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, एक्सेस टूरिज्म इन्फ्लो स्ट्रेसिंग लोकल रिसोर्सेज। हर एक स्थान होता है उसके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उस पर लिमिटेड लोगों की डिपेंडेंसी हो सकती है। अब अगर उसमें बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, 1000 लोगों की रिसोर्सेज की क्षमता है, 5000 लोग आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये ओवर टूरिज्म की सिचुएशन होती है। तो ये कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया आज के न्यूज़पेपर में। फिर बंगाल फ्लोरिकन के बारे में हमने यहाँ पे देखा, बंगाल फ्लोरिकन के बारे में स्टेटमेंट्स है। पहले स्टेटमेंट बात कर रहा है, इट इज़ फाउंड द ग्रास लैंड ऑफ इंडिया एंड कम्बोडिया, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। जो कम्बोडिया है और इंडोनेशिया है तो ये वहाँ पे भी पाया जाता है, सॉरी कम्बोडिया इंडिया में पाया जाता है, ये भारत है, और यहाँ पे पता म्यांमार और यहाँ पे कम्बोडिया है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे ये पाया जाता है। ठीक है, बंगाल फ्लोरिकन। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट इट लिस्टेड द क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये भी बात सही, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये लिस्टेड है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। तीसरा, इट नेस्ट ऑन ट्री टू अवॉइड प्रेडेशन, तो ये शिकार से बचने के लिए पेड़ में रहता है, ये बात यहाँ पे गलत है, ये पेड़ पे नहीं रहता है। ठीक है, ग्रासलैंड का पक्षी है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अभी जो काजीरंगा में बर्ड सर्वे हुआ वहाँ पे ये पाया गया है। तो आज के जो क्वेश्चन रहे टोटल इतने ही रहे हैं। आपको कैसा लगा डिस्कशन जरूर शेयर करें, और कुछ आपको ऐड ऑन करना हो, PYQs के डिस्कशन चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं।